नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है, जहां पर ट्रायल पर गई 1 करोड़ की गाड़ी में आग लग गई। मर्सिडीज गाड़ी में अचानक आग लग गई। शोरूम कर्मी और खरीदार ट्रायल पर जा रहे थे। आशा रोड़ी चेकपोस्ट के पास गाड़ी में आग लग गई। दोनों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें हम आपको देहरादून की दिखा रहे हैं, जहां पर इस महंगी कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि कार सवार दोनों लोग फौरन ही कूद गए, जिस वजह से उनकी जान बच गई। संवाददाता सत्येंद्र बर्थवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी है? बिल्कुल अमित, ये जो गाड़ी है ये ट्रायल पे जा रही थी। 1 करोड़ की ये गाड़ी बताई जा रही है, मर्सिडीज गाड़ी ये बताई जा रही है, जिसमें शोरूम कर्मी और खरीदार जो कि गाड़ी को खरीद रहा था वो दोनों ट्रायल पे निकले थे। क्योंकि जो आशा रोड़ी चेक पोस्ट से पहले ही शोरूम है, वहां से ये गाड़ी उठा के निकले थे। और आशा रोड़ी चेक पोस्ट के बाद जैसे ही इन्होंने चेक पोस्ट आगे क्रॉस किया, एकदम से गाड़ी में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट गाड़ी में कुछ होने के चलते ये गाड़ी में आग, पहले धुआं उठा। जैसे ही धुआं गाड़ी से निकला तो ये जो 2 लोग बैठे थे गाड़ी में, इन्होंने बामुश्किल अपनी जान बचाई। जैसे गाड़ी से उतरे तो गाड़ी ने एकदम से आग पकड़ी। मौके पर पुलिस को जो सूचना मिली, पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पहुंची है और उस गाड़ी को से फिर आग बुझाई गई है। क्योंकि अमित, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पे कई लोग, क्योंकि आजकल जो प्रवासी बाहर से आ रहे थे, यहाँ पे कई लंबी कतारें लगती है, कई लंबी भीड़ यहाँ पे लगती थी। लेकिन सबसे बड़ी गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है। जी। कार में बैठे दोनों लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं सत्येंद्र? जी 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 अमित, कार में बैठे दोनों लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमित, क्योंकि गाड़ी में जैसे ही धुआं उठा था, ये दोनों लोग गाड़ी से उतर गए थे, जिससे कि ये दोनों अभी सुरक्षित हैं। इन पे कोई ऐसी चोट वोट आई नहीं है, लेकिन स्थिति है कि गाड़ी पूरी जल के राख हो चुकी है। जी अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर टेस्ट ड्राइव के लिए इस कार को ले जाया जा रहा था। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट के चलते इसमें आग लगी और देखते देखते आप देखिए ये महंगी कार जलकर राख हो गई। और अब खबर शामली से, जहां पर मेरठ करनाल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां भैंसा बुग्गी को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बग्गियों के परखच्चे उड़ गए और बग्गी पर सवार एक किसान की मौके पर ही मौत हो गई। एक मजदूर घायल भी हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना पर एसडीएम शामली और सीओ सिटी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। किसानों को जल्द ही मुआवजा दिए जाने का आश्वासन भी दिया है। जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र में नेवराहा गांव में नाली बनाने के विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या के 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। रात्रि को 2 पक्षों का झगड़ा हुआ है। इसमें नाली को लेकर विवाद है इनका। वो पानी निकाल लेते नाली का। रात में झगड़ा हुआ इनमें मारपीट हुई है। इसमें एक बुजुर्ग हैं, लगभग 65 साल के हैं, उनको चोट लगी है और रास्ते में अस्पताल ले जाते उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार भी हो गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। उधर कानपुर देहात से खबर है, जहां पर गजनेर कोतवाली क्षेत्र के मन्नापुरवा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 8 किसान गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं बताया जा रहा है कि 45 के करीब बकरियों की दर्दनाक मौत हो गई। इतनी बड़ी संख्या में बकरियों की मौत हो जाने से किसानों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल घायल किसानों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बदायूं में भाभी और देवर की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला टंकी पर कपड़े धुल रही थी और इसी दौरान अचानक टेबल फैन का तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भाभी का बचाव करने आए युवक की भी करंट की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस जाने की बात सामने आई है। युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी भी मौत हो गई। एक साथ अचानक 2 लोगों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। गोरखपुर में पोखर में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। ये बच्चे पानी में खेल रहे थे, इसी दौरान हादसा हो गया। दोनों बच्चे सगे भाई थे। परिवार में हादसे के बाद कोहराम मच गया। बांसगांव थाना क्षेत्र के धक्की में यह दर्दनाक हादसा हुआ है।
बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के बेटे हर्षवर्धन की कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद खुद गोविंदा मौके पर पहुंचे और चश्मदीदों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि गलतफहमी की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोविंदा खुद मौके पर पहुंचे, वहां जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की। लोगों ने बताया कि गलतफहमी के चलते यह हादसा हुआ है, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि गोविंदा के बेटे जो कि कार में सवार थे वो फिलहाल सुरक्षित हैं। केजीएमयू में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की मौत हो गई। कानपुर रोड निवासी 45 वर्षीय शख्स की कोरोना के चलते जान चली गई। 24 वर्षीय युवती की भी कोरोना से जान चली गई। नई दिल्ली की रहने वाली ये युवती केजीएमयू में अपना इलाज करवा रही थी, जहां पर कोरोना संक्रमण के चलते उसकी जान चली गई। उधर अलीगढ़ में घरेलू विवाद में 3 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। घटना बन्ना देवी इलाके के नगला बरोला की है, जहां पर एक शख्स ने पत्नी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और पत्नी की मौत के बाद खुदकुशी कर ली। बाद में शख्स के भाई ने भी खुदकुशी कर ली। मैं सुसाइड कर रहा हूँ, अपने मन से कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ वैसे ठीक है बस, क्योंकि मैं अपने घर वालों से परेशान हो गया हूँ। अब मैं ऐसी जिंदगी जी नहीं सकता। मेरे पास में कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद में मेरे से कोई सवाल भी है मत करना कि ये कार था, क्या था, क्या नहीं था। मैं सुसाइड कर रहा हूँ, अपने मन से कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ वैसे ठीक है बस। ग्रेटर नोएडा से जहां पर 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। 8 साल से फरार चल रहा था बदमाश। धूम नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया गया। सूरजपुर इलाके से एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया है। हत्या और लूट के कई मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। हरदोई, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी में भी उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन फिलहाल 8 साल बाद ये बदमाश अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ ही दर्जनों कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान वहां पुलिस पहुंची। इन सभी को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब ये प्रदर्शन स्थल से उठने को तैयार नहीं हुए तब पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। आपको याद होगा अजय कुमार लल्लू कुछ वक्त पहले भी गिरफ्तार हुए थे। जब कोरोना काल के दौरान वो बसों के संचालन को लेकर आगरा पहुंचे थे, तब वहां पर नियमों को तोड़ने के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। बाद में वो जमानत पर बाहर आए हैं और एक बार फिर से लखनऊ में उन्हें गिरफ्तार किया गया। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे। जालौन में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइकिल चलाकर विरोध दर्ज कराया और साथ ही महंगाई कम नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दाम को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में साइकिल चलाकर प्रदर्शन किया। राजभर अपने घर से साइकिल लेकर विधानसभा के लिए निकले थे। रास्ते में पुलिस ने राजभर को रोक लिया, जिसके विरोध में राजभर अपनी पार्टी के विधायकों के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। सरकार के इशारे पर आज यहीं हमारे दरवाजे पर ही पुलिस बैरिकेडिंग करके रोक दिया। हमारी देश के हित में, जनता के हित में जो आज डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा है, 19 दिन में 73 साल में इतना पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा। आज नेपाल के पेट्रोल डीजल का दाम देख लीजिए, चीन का देख लीजिए, पाकिस्तान जिसकी दुहाई देते हैं बार बार, पाकिस्तान में भारत से रेट 15 रुपया कम है डीजल का और 15 रुपया पेट्रोल का, लेकिन यहाँ रोज बढ़ रहा है पेट्रोल और डीजल का दाम। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर मायावती ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोलियम पदार्थों की नियमित तौर पर हर दिन बढ़ती कीमत के बाद अब डीजल की कीमत पहली बार पेट्रोल से ज्यादा हो गई है। ये हर प्रकार से काफी चिंता की बात है। सरकार इस पर प्रभावी नियंत्रण करे, ये बीएसपी मांग कर रही है। उधर रामपुर में महिला ने 2 बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया। जहरीला पदार्थ खाकर उसने जान दे दी। 3 लोगों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह के चलते महिला ने कदम उठाया। मृतक महिला के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली मिलक के परम की पट्टी का यह मामला है।
महिला के पति को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि कोतवाली मिलक के परम की पट्टी में महिला ने कदम उठाया। रामपुर में महिला ने 2 बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया है। वजह बताई जा रही है कि जहरीला पदार्थ खाकर उसने जान दे दी। दरअसल आर्थिक तंगी की वजह से परिवार परेशान था और इसी के चलते महिला ने यह कदम उठाया। अब परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। आम के बगीचे में आम बिनने के दौरान यह हादसा हुआ। बारिश होने पर पेड़ के नीचे खड़े थे ये युवक। करछना थाना क्षेत्र के तिवरिया खुर्द गांव का मामला है। दर्दनाक हादसा हुआ है। प्रयागराज में आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की यहां पर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 लोग घायल भी हुए हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। आम के बगीचे में आम बिनने के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ। राजीव गांधी फाउंडेशन पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। चीन के दूतावास से चंदा लेने का आरोप लगाया है। 90 लाख रुपए डोनेशन लेने का आरोप है। दस्तावेज जारी कर बीजेपी ने आरोप लगाया है। तो बीजेपी ने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया है। दरअसल बीजेपी ने सीधे तौर पर राजीव गांधी फाउंडेशन को निशाने पर लिया है। 2006-2007 के आयकर रिटर्न में यह पता चला है कि भारत में मौजूद चीनी दूतावास से 90 लाख रुपए का चंदा मिला था। तो और दोनों के बीच समझौता भी हुआ था और ये चौंका सकता है। ये ट्वीट किया है अमित मालवीय ने, जो कि बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं, और अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने यहां पर सवाल भी किया है कि चीनी दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपए चंदे के तौर पर क्यों मिले, क्या ये किसी प्रकार का समझौता है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निदेशक प्रोफेसर ए.के. त्रिपाठी को उनके पद से हटा दिया गया है। ये कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी की तरफ से की गई है। संत कबीर नगर से बीजेपी सांसद प्रवीण निषाद की शिकायत के बाद हुई जांच के बाद ये कार्रवाई हुई है। सांसद प्रवीण निषाद ने आरोप लगाया था कि ए.के. त्रिपाठी ने तथ्यों को छिपाकर लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निदेशक के पद पर तैनाती ली थी। त्रिपाठी पर यह भी आरोप लगाया गया था कि लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में तैनाती के दौरान त्रिपाठी ने समूह गा की भर्ती में धांधली की थी। बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की थी, जिसकी जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इसके अलावा पिछले दिनों सीएम योगी ने जब लोहिया अस्पताल का दौरा किया था, तब भी बदइंतजामी सामने आई थी। त्रिपाठी के हटाए जाने के बाद पूर्व कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर नुजहत हुसैन को राम मनोहर लोहिया अस्पताल का चार्ज दिया गया है। योगी सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। कल होने जा रहे मेगा इवेंट में सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहकर सीएम योगी का हौसला बढ़ाएंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में हैं और अब एक बार फिर एक नया रिकॉर्ड बनाकर यूपी पूरी दुनिया का ध्यान खींचने जा रहा है। रिकॉर्ड होगा एक साथ एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने का। 26 जून को इसे लेकर एक बड़ा आयोजन रखा गया है, जिसमें खुद पीएम मोदी भी मौजूद रहकर सीएम योगी की हौसला अफजाई करेंगे। एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला यूपी पहला और इकलौता राज्य होगा। सीएम योगी खुद इस योजना की हर रोज समीक्षा कर रहे हैं। राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश में श्रमिक कामगारों की वापसी के साथ ही हर हाथ को काम और हर घर में रोजगार का जो संकल्प लिया गया था वो पूरा हो गया है। विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई, जिसके नाते से आज उत्तर प्रदेश
1 करोड़ से ज्यादा रोजगार देने वाला देश का इकलौता और पहला राज्य बना है। निश्चित रूप से संकल्प से सिद्धि जो एक थॉट है भारतीय जनता पार्टी की, उसको चरितार्थ रूप से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में प्रदर्शित किया है। प्रदेश सरकार के पास 36 लाख प्रवासी कामगार का पूरा डेटा बैंक मैपिंग के साथ तैयार है। योगी सरकार इन कामगारों को एमएसएमई, एक्सप्रेसवे, हाईवे, यूपीडा और मनरेगा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार से जोड़ भी चुकी है। अब ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंचने वाला है। योगी सरकार एक के बाद एक लगातार अपने वादों को पूरा कर रही है। पहले मनरेगा के जरिए लाखों श्रमिकों को रोजगार दिया और अब मेगा शो के जरिए एक साथ करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सरकार की मंशा साफ है कि हर हाथ को काम और हर घर को रोजगार देना है। तो कल योगी सरकार रोजगार का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। मेगा इवेंट के दौरान 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। पीएम मोदी की ऑनलाइन मौजूदगी इस कार्यक्रम में बताई जा रही है। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो कि इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां मुहैया करवाएगा। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से बातचीत की हमारी संवाददाता अनामिका सिंह ने। लॉकडाउन के बाद सबसे बड़े रोजगार के मेगा शो की तैयारियां जोरों पर हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए औद्योगिक मंत्री सतीश महाना जी हैं। सर, लॉकडाउन के बाद मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा ये इवेंट होगा जहां पे 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, लॉकडाउन में जो सबसे प्रभावित व्यक्ति हुआ वो मजदूर हुआ और इंडस्ट्रीज हुई, क्योंकि इंडस्ट्री प्रभावित हुई तो मजदूर प्रभावित हुआ। हर वर्ग के लोग प्रभावित हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित ये हुए। इसलिए सबसे पहले से ही चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी की थी। जब मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 25 मार्च को जब पहला लॉकडाउन हुआ तो उसके 2-3 दिन बाद ही नोएडा बॉर्डर पे और गाजियाबाद बॉर्डर पे लाखों लोग इकट्ठा हो गए थे। हज़ारों की संख्या में बसेस लगा के उनको घर पहुँचाने का काम किया। अनवरत उस दिशा में मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं और उन्होंने इस बात की घोषणा करी कि उत्तर प्रदेश में लौट रहे मजदूरों को यहीं पर हम रोजगार देने का प्रयास करेंगे। अभी अप्रैल में जितने मनरेगा के अंतर्गत 1 लाख लोग उससे कम काम करते थे, अब 58 लाख लोग काम कर रहे हैं। अब उसकी कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या के अंतर्गत अगर मजदूर आया है तो उसको वहाँ पर काम मिल रहा है। जो इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी, जो यहाँ पर मजदूर पलायन कर गया था, वो इंडस्ट्री सारी की सारी लगभग बंद थी। और जिस समय भारत सरकार ने चलाने के लिए भी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अंतर्गत उनको चलाने की भी अनुमति दी, तब भी उनके पास लेबर नहीं थी। तो बड़ी संख्या में उनको भी लेबर मुहैया कराई गई और वो भी सारी इंडस्ट्रीज आज अपने पूरे स्विंग के ऊपर चालू हो चुकी हैं। अधिकांशतः 5% की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सारी की सारी चालू हो गई। और जैसे जैसे ये लॉकडाउन खुलेगा, अनलॉक की तरफ हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे मार्केट में जो कंज्यूमर है वो आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री का जो कनेक्ट है वो तब पूरा होता है जिस समय कंज्यूमर के पास माल होता है। इंडस्ट्री का प्रोडक्शन हो रहा है और कंज्यूमर खरीद ही नहीं रहा, दुकान बंद है, तो नहीं होगा। जैसे जैसे इसकी नॉर्मलसी की तरफ हम बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश जितना प्रोडक्शन पहले करता था विभिन्न वस्तुओं का, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश करेगा और ज़्यादा लोगों को अवसर मिलेगा यहाँ पर रोजगार का, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये सतीश महाना जी जिन्होंने जानकारी दी है कि 26 जून को उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफ़ी बड़ा दिन होगा और ये अपने आप में रिकॉर्ड होगा कि कोरोना काल के बाद 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस फैसले से बौद्ध धर्म के विदेशों में रहने वाले अनुयायियों को कुशीनगर आने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि थाईलैंड, जापान, मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका जैसे देशों से बहुत से अनुयायी कुशीनगर आना चाहते हैं, जिनको आने जाने में अब दिक्कत नहीं होगी। वहीं यूपी के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की स्वीकृति मिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त किया। भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी थी और आज तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर स्थित जो एक निर्माणाधीन एयरपोर्ट है, उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अपनी स्वीकृति देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को इसकी मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। कुशीनगर में
इंटरनेशनल एयरपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। दरअसल भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने के चलते कुशीनगर खासा महत्व रखता है। भगवान बुद्ध के लाखों अनुयायी हर साल कुशीनगर आते भी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के इस फैसले से कुशीनगर का कायाकल्प होने की उम्मीद जगी है। जो यहाँ पर बौद्धिस्ट लाखों की संख्या में अभी बिना कोई साधन हुए आते हैं हर साल, अब आप पाएंगे कि जब उनको यहाँ पर उड़ान की सुविधा मिलेगा तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि पिछले वर्ष 89,000 सैलानी यहाँ आए थे सीजन में, अगस्त से लेकर 7-8 महीना का जो सीजन होता है। अब जब ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण होगा तो आप अंदाज लगा सकते हैं कितने लाख सैलानी यहाँ पर आएंगे। इस मसले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार के काल में शुरू हुए कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर उन सबको बधाई जिन्होंने कई साल पहले प्रयास आरंभ किया था। उन्होंने सरकार से मांग की है कि एसपी काल में प्रारंभ हुए मेरठ, मुरादाबाद, चित्रकूट, आजमगढ़ और अन्य एयरपोर्ट को भी यथाशीघ्र अनुमति दी जाए। और बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है बाद कुशीनगर हवाई अड्डा राष्ट्रीय दर्जा मिलना खासकर यूपी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जग जाहिर है कि बुद्धिस्ट सर्किट के तहत कुशीनगर एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने की तैयारी बीएसपी शासनकाल में ही शुरू हो गई थी। अब सरकार इसे जल्द पूरा करे। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।